इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री एग्जाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए सीरीज शुरू की है जिसमें आपको आरएस प्री 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी आरएस के एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के सभी 250 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह व्याख्या सहित करवाने जा रहा हूं। और आज क्लास 2 है। अगर पहली क्लास अगर अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज क्लास 2 स्टार्ट करता हूं जिसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूं आरएस प्री एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरएस प्री एग्जाम में जो जीके के क्वेश्चन का लेवल है वो कितना तक पूछा करती है आरपीएससी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दे रखा है उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो रूमा देवी के बारे में यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दे रखा कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये एकदम सही है। दूसरा दे रखा वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी, ये गलत है, क्योंकि रूमा देवी है इनका जन्म रावतसर बाड़मेर जिले में हुआ। बाड़मेर जिले में कहाँ पर हुआ? रावतसर में। तो ये बाड़मेर यहाँ होता तो आपका सही होता है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। और बाकी तीसरा सही है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में इनकी अहम भागीदारी निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय। तो बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास, इन सभी संतों का संबंध दादू पंथ संप्रदाय के साथ था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अब दादू पंथ की स्थापना किसने की है? तो मैं आपको बता दूं, दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल ने की है। और भी ऑप्शन में आपके संप्रदाय है, जैसे कि लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो लालदासी संप्रदाय की स्थापना की है संत लालदास ने। किसने की है? संत लालदास ने। इसके अलावा आपका नेक्स्ट दे रखा है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की है? जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। कतरिया सर बीकानेर याद होगा आपको, जसनाथ जी ने स्थापना की है। और रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की है रामचरण जी ने की है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी और डेली ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक साइड त्यौहार दे रखे हैं और दूसरे साइड उनकी तिथि और माह दे रखी है कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, इसको लेकर आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपका दे रखा है कजली तीज, बूंदी का प्रसिद्ध कजली तीज, ये कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि में मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया में मनाया जाता है बूंदी की कजली तीज। इसके बाद आपका जो 2 नंबर का दे रखा है होली, होली कौन से माह में मनाई जाती है? तो होली आपका हो जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा में। फिर आता है पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व आपके भाद्रपद माह में मनाया जाता है और गणगौर आपके चैत्र माह में मनाया जाता है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्युषण पर्व की बात करें तो यह पर्व कौन से धर्म का है? यह पर्व आपके जैन धर्म का है। कौन से धर्म का है? जैन धर्म का है पर्युषण पर्व। अब जैन धर्म का नाम ही लिया है तो बता दूं इसमें आपके टोटल तीर्थकर कितने होते हैं? आप सभी को मालूम है जैन धर्म में आपके टोटल 24 तीर्थकर होते हैं। कितने होते हैं? 24 तीर्थकर, जिसमें 24 से कौन है? 24 हैं आपके महावीर स्वामी। और पहले नंबर के कौन है? पहले नंबर के है आपके ऋषभ देव। ऋषभ देव कहो या आदिनाथ, कहीं कहीं पर आपको आदिनाथ देखने को मिलेगा तो कहीं कहीं पर आपको ऋषभ देव, दोनों एक ही नाम है, एक ही
ऋषभदेव भी कहते हैं इन्हें और आदिनाथ भी कहते हैं। तो ये आपके पहले तीर्थकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? अनेकांतवाद, सरस्वतीवाद, शून्यवाद, स्यादवाद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इन चार ऑप्शन में से आपके कौन से सिद्धांत है जो कि जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से आपका एक अनेकांतवाद संबंधित है और एक स्यादवाद संबंधित है, यानी कि पहला और चौथा ही संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गई है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी। तो इनमें से बात करें रमा देवी की, तो रमा देवी वो क्रांतिकारी महिला है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया है और वो जेल गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रमा देवी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड तीर्थकर हैं और दूसरे साइड उनके संज्ञान दे रखे हैं। आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब सबसे पहले नाम आया तीर्थकर, आपको मैं बता देता हूं कौन से नंबर के ये सभी जैन धर्म के तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थकर हैं? पार्श्वनाथ आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। आदिनाथ, ऋषभदेव भी कहते हैं इन्हें, ये आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं और शांतिनाथ की बात करें तो ये आपके जैन धर्म के 16वें तीर्थकर हैं। अब इनके उनके संज्ञान में सुमिलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपका नाम आता है पार्श्वनाथ जी का। पार्श्वनाथ में आपका हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प। इसके बाद आपका दे रखा है आदिनाथ। आदिनाथ में आपका हो जाएगा वर्षभ। इसके बाद आपका दे रखा है महावीर। महावीर में आपका हो जाएगा सीन और शांतिनाथ में आपका हो जाएगा हिरण। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और ये सभी क्वेश्चन RS प्री में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनाया है क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है? कुंज बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीजा मान जी का मंदिर। तो वो मंदिर है आपका तीजा मान जी का मंदिर। तीजा मान जी का मंदिर जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियानी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया है। यानी तीजा मान जी का मंदिर किसने बनवाया है? प्रताप कुंवरी ने, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मौर्यकालीन मूर्तियों में यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जीकानगरा, नोहग्राम, बेसनगर या परखम? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित जो मूर्ति है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? परखम से प्राप्त हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है वो उस सही विकल्प का आपको चयन करना। पहला दे रखा आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा दे रखा ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा दे रखा धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा, यहाँ से काले लाल रंग मृत भांड मिले हैं जिन पर सामने सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृतियाँ उकेरी गई है। तो आहड़ सभ्यता की बात करें तो तांबा गिलाना जानते थे, ये एकदम सही है। दूसरा दे रखा ये चावल से परिचित नहीं थे, जबकि ये चावल से परिचित थे। चावल के अलावा गेहूँ ज्वार से भी परिचित थे। चावल के अलावा गेहूँ से भी परिचित थे और ज्वार से भी परिचित थे, इसलिए आपका दूसरा तो कथन गलत हो गया। फिर दे रखा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये सही है। यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले हैं
जिन पर सामने सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई, ये भी सही है। तो ए सी डी सही है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए सी डी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? लखनऊ 1951, कराईकुड़ी 1953, चेन्नई 1948 या शिवगंगा 1953। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो कराईकुड़ी में 1953 में की गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन बीच में इंडिया जीके के भी आ सकते हैं, बाकी मैं आपको इस सीरीज में राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटी आभूषण ये शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, हाथ, कटी, कान। तो टोटी आभूषण आपके कानों में पहना जाने वाला आभूषण है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड युद्ध दे रखे हैं और दूसरे साइड उनके सन दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आपका दे रखा है घाघरोन का युद्ध। अब घाघरोन का युद्ध कब हुआ था? तो आपको मालूम है घाघरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। घाघरोन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? घाघरोन का युद्ध मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में हुआ? मेवाड़ के राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में घाघरोन का युद्ध हुआ था। विजय कौन हुए? विजय हुए हैं राणा सांगा की, इसमें जीत हुई है। तो घाघरोन का युद्ध 1519 हो जाएगा। फिर दे रखा है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध की बात करें तो सारंगपुर का युद्ध आपका हुआ था 1437 में। कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। सारंगपुर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। इसके बाद आपका सुमेल का युद्ध, यानी कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था आपके 1544 में, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ सुमेल भी लिखा हुआ है और गिरी सुमेल भी पूछा जा सकता है, या सुमेल इतना भी लिखे तो भी आप समझ लीजिए गिरी सुमेल युद्ध की ही बात हो रही है, जो कि आपको मालूम है किसके बीच में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में 1544 में हुआ था। इसके बाद है साहेबा का युद्ध। अब कहीं कहीं पर भी आपको साहेबा का युद्ध देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं पर इसका जो युद्ध का नाम है वो पाहोबा भी देखने को मिल सकता है, यानी कि साहेबा युद्ध को पाहोबा युद्ध भी कहते हैं। और ये युद्ध आपके कब हुआ था? 1541-42 के आसपास हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो साहिबा का युद्ध आपके मालदेव और राव जैतसी के बीच में हुआ, जिसमें विजेता कौन रहे हैं? जीत किसकी हुई है? मालदेव की हुई है। तो आपका पाहोबा भी कह सकते हैं इसे, या फिर आपका साहिबा भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी PDF भी आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना आपके अजमेर जिले में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए। ये वैदिक यंत्रालय 1880 में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1880 में स्थापित किया गया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड लोक वाद्य यंत्र है और दूसरी साइड कलाकारों के नाम दे रखे हैं। अब आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सुमिलित होगा। सबसे पहले लोक वाद्य यंत्र की बात करें तो आपको पता होना चाहिए भपंग आपका कौन से टाइप का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। इसके बाद है आपका नड़ की बात करें तो ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। उसके बाद आपका आता है अलगोजा, यानी कि फूंक से, सुशिर वाद्य यंत्र फूंक से बजाया जाता है, फूंक मारकर, तो ये भी सुशिर हो गया। और खड़ताल आपका कौन सा हो गया?
खन वाद्य। तो अब इनके कलाकार दूसरे साइड दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कलाकार किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका दे रखा है भपंग। भपंग की बात करें तो भपंग में आपका हो जाएगा जऊर खां। कौन हो जाएंगे? भपंग में आपका हो जाएगा जऊर खां। इसके बाद दे रखे हैं नड़। नड़ में आपका हो जाएगा कर्णा भील। नड़ में आपके हो जाएंगे कर्णा भील। उसके बाद हो जाएगा अलगोजा में आपका हो जाएगा रामनाथ चौधरी। और उसके बाद खड़ताल की बात करें तो खड़ताल में आपके हो जाएंगे सदीक खां। कौन हो जाएंगे? सदीक खां। यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करे तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दे रखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। पहला दे रखा है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की है। दूसरा दे रखा है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा दे रखा उनके दरबार को अलसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तीसरा तो आपका गलत है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की, ये भी सही है। पहला और दूसरा ही सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है, ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपके 25 जनवरी 1983 में बीकानेर में की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर 1849, जयपुर 1856, अजमेर 1840 या उदयपुर 1879। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र एक है मजरूल सरूर, ये आपके भरतपुर से 1849 में स्थापित या प्रकाशित हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम कौन सा है? बीपी सिन्हा, पीबी, मैंने कहा था आपको एक दो क्वेश्चन बीच में इंडिया जीके के आएंगे, बाकी मैं आपको राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बीपी सिन्हा, पीबी गजेंद्र, एसआर दास या केजी बालकृष्ण, एसएच कांपड़िया, एचएल दत्तू या रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा या एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का जो सही क्रम है इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास ऑप्शन है, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। या फिर केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें। तो इसमें बात करें आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो दूसरा दे रखा है कि केंद्र सरकार पर कोई भी बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करें, ये आपका सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया। अब राजस्थान विधानसभा की बात करें तो आपको मालूम है इसमें विधायकों की संख्या टोटल कितनी है? 200। और मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम 30 होती है, न्यूनतम 12 होती है। इन 200 की कितना प्रतिशत होती है? मैक्सिमम 15% तक हो सकती है। ये मैंने आपको कल भी करवाया था। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग। तो इसमें आपके गृह विभाग है वो प्राक्कलन समिति क के नियंत्रण के अधीन नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, शिक्षा विभाग भी है और वित्त विभाग भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बात की जा रही है, अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसे करता है? विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें, आप सभी को मालूम है वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राव हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में राजस्थान के? वासुदेव देवनानी हैं। राष्ट्रपति भारत के द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है 10, 12, 8, 6। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग तथा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2021, 2013, 2009 या 2018? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में जो पदस्थापना है वो 2009 वर्ष में की गई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? आपके पास ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पाली, बरकतुल्ला खान। तो इन मुख्यमंत्री में से कौन ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, टीकाराम पालीवाल के अलावा तीनों नाम जो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान लोकसभा सदस्य के नहीं रहे। ए बी डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये क्लास डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु प्रयुक्त है? अब वर्तमान में आप सभी को मालूम है गंगाराम मूलचंदानी आपके मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। तो अब यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाजसेवी व्यक्ति या पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश स्तर का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया? यह संशोधन अधिनियम 2021 में किया, आप सभी को मालूम है। पहले ग्राम सेवक होता था जिसका बदलकर वीडियो कर दिया है। तो ये आपके राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 88, 89, 91, 90। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 89वीं धारा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब? 2021। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना, अब ये पेपर आपका 2021 है तो 2021 की योजना के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है। उस समय की उड़ान योजना थी तो उसके बारे में पूछा कि गलत विशेषता आपको है वो चिन्हित करनी है और इस क्वेश्चन को आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित हैं महिलाओं की तबादला नीति से, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से? तो विशाखा वो अन्य बनाम राजस्थान राज्य वो अन्य मुकदमा किससे संबंधित था? यह मुकदमा आपके कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया। अब आप सभी को मालूम है अभी राजस्थान में राज्यों में राज्यपाल होते थे,
इससे पहले आपके राज प्रमुख होते थे। और वो कल के पेपर में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रथम राज प्रमुख का पूछा था, जिसमें मैंने आपको तो कहा था कि मानसिंह द्वितीय आपके प्रथम राज प्रमुख हैं। और राज प्रमुख को राज्यपाल में कब बदला गया है? 1 नवंबर 1956 को बदला गया है। ये भी मैंने आपको कल बताया था। अब यहाँ पूछा है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को कब नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है 2 नवंबर 1956, 25 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956। तो प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त जो किया है वो 25 अक्टूबर 1956 को किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वो है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति। तो वो समिति है आपकी स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? मोहम्मद यामीन, सूरज नारायण, फारूक हसन, यादराम मीणा। तो इनमें से जो फारूक हसन है जस्टिस, ये आपके राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पाली, चूरू, नागौर, जालोर। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र आपके नागौर में है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड पर्यटक स्थल है और दूसरी साइड उनका स्थिति दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि ये पर्यटक स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है लालगढ़ का। लालगढ़ आपके कहाँ पर स्थित है? आप सभी को मालूम है, लालगढ़ आपके बीकानेर में। त्रिपुर सुंदरी कहाँ पर स्थित है? त्रिपुर सुंदरी आपके बांसवाड़ा में स्थित है। घाघरोन का किला कहाँ पर स्थित है? घाघरोन का किला आपके झालावाड़ में स्थित है। और नाकोड़ा आपके नए जिलों के अनुसार बालोतरा में है और पुराने जिलों के अकॉर्डिंग बाड़मेर में है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है? ऐसी कौन सी नदी है जो मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है और जिसकी बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं? बनास, लूणी, चंबल, माही। कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से तो बनास नदी निकलती है और दूसरा यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और बेड़च, कोठारी, अब देखो लूणी तो आपको मालूम है पश्चिमी क्षेत्र की ओर है, चंबल आपके कोटा हाड़ौती क्षेत्र की ओर है और माई आपके दक्षिण क्षेत्र। तो बनास आपके कुंभलगढ़ जिले की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से भी गुजरती है। मोरेल, कोठारी, बेड़च ये इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर और AW डूंगरपुर। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बताना है इसमें आपको कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है CWG भरतपुर ये सही है और जो चौथा डी दे रखा है AW डूंगरपुर ये दो सही है, यानी इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि बाड़मेर आपका BSHW हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा BSHW, अर्ध शुष्क नहीं होगा, शुष्क क्षेत्र में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग कौन से हैं? गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान, खग्गर का मैदान। थार मरुस्थल के भाग इनमें से कौन कौन से हैं? तो आपका जो पहला गोडवाड़ प्रदेश थार मरुस्थल का भाग है, शेखावटी प्रदेश भी थार मरुस्थल का भाग है, बनास का मैदान नहीं है लेकिन घग्गर का मैदान आपके जो कि घग्गर नदी आपको मालूम है हनुमानगढ़, तो ये भी आपका थार मरुस्थल का भाग है। तो इसमें आपका राइट आंसर ABD हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका C हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी कहाँ पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में, सतपुड़ा श्रेणी में। डोडा बेटा चोटी आपके नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी की बात हो रही है। जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, डूंगरपुर जिले में, दौसा जिले में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक एसटी कैटेगरी का द्वितीय स्थान प्रतिशत है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो प्रथम स्थान पर कौन से जिले का सर्वाधिक प्रतिशत है एसटी का, एसटी कैटेगरी की जनसंख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है? लखनऊ, आगरा, कोटा, कानपुर। तो इनमें बात करें आगरा आपका उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग है? अब आपको मालूम होगा राजस्थान में जब मरु त्रिकोण की बात आती है तो इसमें 3 जिले कौन से आते हैं? मरु त्रिकोण में 3 जिले आपके आते हैं, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। मरु त्रिकोण में 3 जिले जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर आता है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के अलावा कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बाड़मेर दे रखा है ये मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी है? 43.6% और 41.8%, 39.8% और 43.6%, 42.4% और 41.8%, 39.8% और 36.4%। तो कार्य सहभागिता दर जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो भारत की तो है 39.8%, 39.8% और राजस्थान की है 43.6%, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग आप सभी को मालूम है योजना आयोग 1950 में जो स्थापित हुआ था उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है, जिसके आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और अब तक एक ही व्यक्ति इसके अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई है 2015 से लेकर आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए इसके अध्यक्ष अभी तक एक ही रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2016, 18 दिसंबर 2017। अब इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु की गई है, तो इसकी जो स्थापना 18 दिसंबर 2019 में की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार अब ये आपका 2020-21 का पूछा जा रहा है, जबकि ये उस टाइम का पेपर था, इसलिए इस बार ये वैसे भी आपका 2020-21 का वैसे भी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 72,297। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान कराएगी। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, ये अपनी सिंचाई किस जिलों को प्रदान करेगी? झालावाड़, बाराकोटा, टोंक, बूंदी, कोटा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़, भीलवाड़ा। तो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़, बारा और कोटा जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आरएस प्री एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके बीच में इंडिया जीके के भी आया, बाकी आप सभी के राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन हैं। और इस सीरीज में टोटल मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, और जिन क्वेश्चन में व्याख्या की जरूरत होती है उनमें व्याख्या भी तो कराता हूँ। इसलिए मान के चलिए आपके 500 MCQ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और ये सीरीज डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर आपको इसकी PDF आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।